नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत आज मध्यकालीन भारत की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमें पढ़ना है सैयद वंश और लोदी वंश। जैसे कि आप सब जानते हैं, इससे पहले हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत इस्लाम धर्म का उदय के बाद महमूद गजनबी के भारत पर 17 बार आक्रमण, और उसके बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमण। उसके बाद हमने पढ़ा था गुलाम वंश के बाद पढ़ा खिलजी वंश के बाद पढ़ा हमने तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद आज हमें पढ़ना है सैयद वंश, जो बहुत ही कम है, ठीक है। और उसके बारे में क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है सिकंदर जो है लोदी वंश, और लोदी वंश में भी सिकंदर लोदी को विशेष रूप से पढ़ना है, क्योंकि लोदी वंश के अंतर्गत सिकंदर लोदी ही एक ऐसे शासक थे जिसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य करवाए हैं और जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। इब्राहिम लोदी के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो आज हम ये मान के चलिए आपका कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये आपका अंतिम वीडियो है। इसके बाद हमको पढ़ना है मुगल वंश, और मुगल वंश के अंतर्गत भी आपके लगभग आपके 7 से 8 वीडियो आएंगे, यानी कि 7 से 8 क्लास होंगी और आपका मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं, ठीक है, वे सभी हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो लगातार प्राप्त होते रहें। तो हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में हमने इससे पहले आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश पढ़ा। इसके बाद आज बात करते हैं सैयद वंश की। देखिए, सैयद वंश मैंने आपको बताया था कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था, और नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करने के बाद सैयद वंश की स्थापना खिर्ज खां ने की थी, ठीक है। लेकिन 1398 ईस्वी में ही तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। उस समय भारत के शासक नासिरुद्दीन महमूद हुआ करते थे, ठीक है, और उन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों को, यानी कि दिल्ली के आसपास के कई क्षेत्रों को जीत लिया। और नासिरुद्दीन महमूद के पास केवल दिल्ली और उसके आसपास का जो पालम तक का जो क्षेत्र था, पालमपुर पड़ता है अभी फ़िलहाल हरियाणा में, दिल्ली के आसपास का ही क्षेत्र है, वहाँ तक सिर्फ दिल्ली के सुल्तान का क्षेत्र रह गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि तैमूर लंग ने अपने जीते हुए क्षेत्रों पर अपने पुत्र को शासक बनाकर उसके अधिकार में उनको छोड़कर यहाँ से वो चला गया। लेकिन हुआ क्या कि शाहरुख खान भी ज़्यादा दिन भारत में नहीं रह पाया, और उसने अपने एक सेनापति जिसका नाम था खिर्ज खां, ठीक है, खिर्ज खां को भारत के क्षेत्रों को सौंपकर वो भी भारत से चला गया, ठीक है। तो खिर्ज खां ने 1414 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करके सैयद वंश की स्थापना की। और सैयद वंश में आपको बता दूं, भारत के अंतर्गत सैयद वंश पहला सैयद वंश था, ठीक है। इससे पहले जितने भी शासक हुए वे सभी सुन्नी हुआ करते थे, ठीक है। ये सैयद था और पहली बार भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई, ठीक है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं खिर्ज खां के बारे में। तो खिर्ज खां का जो शासनकाल था, खिर्ज खां का शासनकाल रहा 1414 से 1421 ईस्वी तक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1414 से 1421 ईस्वी तक खिर्ज खां दिल्ली का शासक रहा। और देखिए, खिर्ज खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। कई बार पूछ लिया जाता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिर्ज खां था। लेकिन खिर्ज खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ठीक है। और ये शाहरुख खान को नियमित रूप से कर भेजा करता था, ठीक है। तो इसको एक स्वतंत्र शासक नहीं कहा जा सकता, यानी कि इसने सेनापति के रूप में अपना शासन किया, ठीक है। तो खिर्ज खां की जो मृत्यु हुई 1421 ईस्वी में हुई, और इसके बाद, ठीक है, मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और ये 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक शासक रहा। इसके भी शासनकाल में कोई ज़्यादा कार्य नहीं हुआ, लेकिन इसने एक काम किया। इसके समय एक सेनापति हुआ करता था, वजीर का पद जिसको दिया इसने, उसका नाम था बहलोल लोदी। इसने बहलोल लोदी को वजीर के पद पर नियुक्त किया, और खान ए खाना की उपाधि इसको प्रदान की, ठीक है। तो
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुबारक शाह ने अपना वजीर किसे घोषित किया था, तो बहलोल लोदी को, और उसे खाना की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु के बाद शासक बना मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक शासक रहा। 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक बना, और इसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर संबोधित किया था। ठीक है, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर संबोधित किया था, यानी कि उसको अपना पुत्र कहा करता था। ठीक है, इसके बाद 1443 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन अहमद शाह शासक बना, जो 1443 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहा। और ये देखिए सैयद वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह कई बार पूछ लिया जाता है कि सैयद वंश का प्रथम शासक खिरज खां था और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह के समय ही बहलोल लोदी ने विद्रोह किया और एक युद्ध में 1451 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या कर दी, और अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करने के बाद लोदी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोदी वंश की। ठीक है, तो सैयद वंश के अंतर्गत आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने इसमें बता दिए, इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जो है हम लोदी वंश की। देखिए लोदी वंश आपका 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा, और 1526 ईस्वी में आप सभी को पता है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और एक युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध, और उस युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी, और युद्ध भूमि में ही पहली बार मरने वाला दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था, और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले कुछ आपके शासक थे लोदी वंश के, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लोदी वंश की जो स्थापना की गई बहलोल लोदी के द्वारा की गई, और ये पहला अफगान वंश था। भारत में पहला अफगान वंश लोदी वंश था, और दूसरा अफगान वंश जो होगा सूर वंश होगा। ठीक है, जो शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो अब बात करते हैं लोदी वंश की। लोदी वंश ये पहला अफगान वंश था। इसके बाद इसके जो संस्थापक थे लोदी बहलोल लोदी, उनके बारे में बात करते हैं। बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और 1451 ईस्वी से 1489 यानी कि 89 ईस्वी तक ये दिल्ली का शासक रहा। तो बात करते हैं संस्थापक थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। इसके बाद इसने अपने नाम से सिक्के चलाए। ठीक है, और वे सिक्के थे चांदी के, तो चांदी के बहलोल सिक्के किसने चलाए, बहलोल लोदी ने चलाए। इसके बाद इसी ने एक शहर था जौनपुर। ठीक है, जौनपुर शहर था। ठीक है, जौनपुर शहर को इसने दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, जौनपुर शहर जिसको सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था। ठीक है, और जिसका अंतिम शासक उस वक्त था इब्राहिम शाह। ठीक है, इब्राहिम शाह की हत्या करके बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मिला लिया, क्योंकि जौनपुर एक स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तुगलक वंश के बाद जौनपुर एक स्वतंत्र शासक जो है ना स्वतंत्र क्षेत्र बन गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये बहलोल लोदी जो दिल्ली का शासक बना, इसने जौनपुर के अंतिम शासक इब्राहिम शाह की हत्या करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके बाद 1489 ईस्वी में एक बीमारी के कारण, ठीक है, बीमार पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई बहलोल लोदी की। इसके बाद बहलोल लोदी के बाद उनका पुत्र सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का सबसे महान शासक भी कहा जाता है, शासक बना, और 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत का शासक रहा, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इसी समय, ठीक है, यानी कि इसी के शासनकाल में 1498 ईस्वी में भारत में एक यूरोपीय, ठीक है, या पुर्तगाली यात्री आया था। ठीक है, जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो 1498 ईस्वी में इसी के समय वास्को डी गामा भारत आया, जो समुद्री मार्ग की खोज करते हुए, ठीक है, अफ्रीका से होते हुए, अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए भारत पहुंचा था। और भारत जो पहली बार पहुंचा वास्को डी गामा, कहाँ पर पहुंचा, वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, और वहाँ का जो शासक हुआ करता था जमोरिन था। जमोरिन नामक शासक ने इसका स्वागत किया, और उसके बाद जब ये यहाँ से मसाले लेकर वापस गया, ठीक है, अब देखिए इसको आने में लगभग 60 दिन
सॉरी, हाँ 90 दिन का समय इसको आने में लगा और 90 दिन का समय इसको जाने में लगा था। तो 1498 ईस्वी में जब ये आया और इसके बाद 1499 ईस्वी में जब ये भारत से वापस गया यहाँ से मसाले लेकर, उसने अपने देश में जाकर पुर्तगाल में उनको बेचा, तो इसको लगभग 60 गुना लाभ हुआ। ठीक है, जिस लाभ को देखते हुए ही आगे चलकर जो है भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन होंगे और यूरोपियन कंपनियाँ आएंगी और उसके बाद भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। आधुनिक भारत में पढ़ेंगे उन चीज़ों को हम। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के समय 1498 ईस्वी में ही वास्को डी गामा भारत आया था और इसने सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में एक शहर की स्थापना की जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आगरा। और आगरा शहर की स्थापना इसने यमुना नदी के किनारे पर की थी। यमुना नदी के किनारे पर 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी यानी कि 2 साल बाद ही इसको अपनी राजधानी बनाया। तो सिकंदर लोदी ने ही पहली बार आगरा को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो आगरा अब ये राजधानी रहेगी आपकी मुगलों के शासनकाल तक भी। ठीक है, तो 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसी ने इसको अपनी राजधानी बनाया। इसी के बाद सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, ये दोस्तों कवि था एक और कविताएं लिखा करता था। इसके बाद एक इसने औषधि शास्त्र ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है फरहंग ए सिकंदरी। फरहंग ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ यानी कि दवाइयों के नाम का एक शास्त्र या पुस्तक लिखी थी किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने ही भूमि की पैमाइश करवाने के लिए, सिकंदर लोदी ने ही भूमि की पैमाइश करवाने के लिए, भूमि को नापने के लिए एक पैमाने की स्थापना करवाई जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी नामक नापने की एक जरीब कह सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे जरीब होती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना करवाई थी जिसकी एक कड़ी की लंबाई 30 इंच हुआ करती थी। ठीक है, तो 30 इंच की इसकी एक कड़ी हुआ करती थी। इसके बाद इसी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। देखिए क्या हुआ कि कुतुब मीनार की जो है ना, बिजली गिरने के कारण कुछ ऊपर की जो मंजिल थी वो ध्वस्त हो चुकी थी, यानी कि गिर चुकी थी, डैमेज हो गई थी। इस कारण इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई? तो कुतुब मीनार की मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाई। जबकि कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी? कुतुब मीनार का जो निर्माण प्रारंभ करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने उसकी 5वीं मंजिल को बनवाया था और सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, इसके बाद एक हिमाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नागरकोट। नागरकोट में एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था ज्वालामुखी मंदिर। और इसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति थी वहाँ पर, उस मूर्ति को तुड़वाकर, ठीक है, उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। ठीक है, ये दोस्तों एक जो है ना हिंदू विरोधी शासक था और इसने क्या किया कि मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया था, मंदिरों को भी तुड़वाया था। और इसने नागरकोट का जो प्रसिद्ध मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर, इसकी मूर्ति को तुड़वाकर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। ठीक है, इसके बाद 1751 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण, गले में कोई इसकी बीमारी हो गई थी। ठीक है, गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि ये मर गया। और उसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक बना। ठीक है, ये 1717 ईस्वी से 1726 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा। ठीक है, ये लोदी वंश का अंतिम शासक या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी कहा जाता है। इब्राहिम लोदी को लोदी वंश का अंतिम शासक या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद इसकी हत्या करके बाबर, ठीक है, मुगल वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, और मुगल वंश आपका दोस्तों देखिए 1526 ईस्वी से लगभग 1857 ईस्वी तक ये कहा जाएगा कि मुगल वंश के शासक रहेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि 1707 तक तो औरंगजेब रहेंगे, या फिर उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि 1757 जब तक प्लासी का युद्ध नहीं होता, या फिर 1858 तक ही कह सकते हैं हम। ठीक है, तब तक मुगल वंश के शासक रहेंगे, यानी कि मुगल वंश रहेगा तब तक आपका। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था और इसी के समय एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसे खातौली का युद्ध के नाम से जानते हैं। खातौली का युद्ध दोस्तों जिस वक्त ये शासक बना 1517 ईस्वी में, उसी वक्त हुआ। किस के बीच? संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी। संग्राम सिंह को ही राणा सांगा कहा जाता है।
संग्राम सिंह को ही राणा सांगा कहा जाता है। संग्राम सिंह या राणा सांगा एक बहुत बहादुर सिपाही थे, बहुत बहादुर सेनापति और बहुत बहादुर शासक थे जो लगातार अपने युद्धों में जीतते रहे, ठीक है। और इन्होंने इब्राहिम लोदी को भी इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी थे जो इब्राहिम लोदी के ही चचेरे भाई थे, ठीक है। तो दौलत खां लोदी भी दिल्ली का शासक बनना चाहता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक उसी के सेनापति थे आलम खां, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर भारत पर बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया या दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, ठीक है। बाबर जो है ना अफगानिस्तान में एक स्थान पड़ता था फरगना का शासक था, ठीक है। बाबर फरगना का शासक था जो अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसने दौलत खां लोदी और आलम खां ने दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने का या दिल्ली पर आक्रमण करने का या इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, ठीक है। बाबर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बाबर अपनी सेना लेकर भारत पहुंचा और भारत के बाद पंजाब के जो गवर्नर थे दौलत खां लोदी और आलम खां भी उसके साथ हो लिए। उसके बाद पानीपत के मैदान में आकर जो है बाबर ने अपना डेरा डाला, ठीक है, यमुना नदी के तट पर। इसके बाद अब देखिए पानीपत पड़ता है कहाँ पे, हरियाणा में। तो पानीपत के देखिए 3 युद्ध हुए थे। एक हुआ 1526 में, ठीक है, 1526 में हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरा युद्ध आप मुगल वंश में पढ़ोगे, पानीपत का ही दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में जो हेमचंद्र या हेमू और अकबर के बीच होगा या अकबर के सेनापति बैरम खां के बीच होगा। इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध आप पढ़ोगे 1761 ईस्वी में आधुनिक भारत में, ठीक है, जो अफगानिस्तान के शासक और मराठों के बीच होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं पानीपत के युद्ध की। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, ठीक है। और इसी युद्ध में बाबर ने तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया और इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में रणभूमि में ही बाबर ने मरवा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा सुल्तान था, वह कौन सा प्रथम सुल्तान, प्रथम या अंतिम सुल्तान था या एकमात्र सुल्तान था जो, ठीक है, युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। तो इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि बाबर ने, अब देखिए क्या सोचा था, दौलत खां लोदी और आलम खां ने सोचा कि बाबर भारत में आएगा, ठीक है, और इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा और उसके बाद यहाँ से धन को लूट के चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली पे अधिकार कर लिया और दिल्ली में एक वंश की स्थापना की जिसका नाम है मुगल वंश, ठीक है। और मुगल वंश को हम दोस्तों 1526 ईस्वी से लगभग आपका ये मान लीजिए पूरी तरह से 1707 ईस्वी तक तो पढ़ेंगे ही कंप्लीट रूप से, लेकिन 1707 के बाद 1858 तक या 1857 तक, जब तक 1857 का विद्रोह नहीं होगा तब तक हम ये जो है मुगल वंश के शासकों को देखते रहेंगे, ठीक है। और उसी बीच में मराठे भी आएंगे आपके, ठीक है, मराठे भी आएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो है ना, उसके बाद यहाँ पर आपके पलासी का युद्ध होगा और पलासी का युद्ध होगा आपका कब? 1757 में। 1757 में पलासी का युद्ध होगा और इस टाइम पे हम जो है यहाँ से कंपनियों को भी पढ़ना शुरू कर देंगे, यानी कि यूरोपियन कंपनियों को भी पढ़ेंगे पूरी तरह से, क्योंकि यूरोपियन कंपनियों का भी शासन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बंगाल में अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पीटी में या वनडे एग्जाम में जो एक दिन की जो परीक्षाएं होती हैं, वैकल्पिक जो परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपका जो पैट का एग्ज़ाम होना है अभी आगामी दिनों में, और उसके बाद एसआई का जो एग्ज़ाम होगा, उन सब के लिए ये फैक्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और उन्हीं के उद्देश्य से मैं इन क्लासों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमने सैयद वंश पढ़ा और लोदी वंश पढ़ा, ठीक है। तो सैयद वंश के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? सैयद वंश के अंतर्गत हमने खिरज खां को पढ़ा। खिरज खां जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है, जो सैयद वंश का सैयद वंश का संस्थापक था। और सैयद वंश ही भारत में पहला सैयद वंश था। ये भारत में पहला सैयद वंश था। इससे पहले जितने भी शासक बने हुए सुन्नी थे, ठीक है, और इसके बाद भी लगातार ये मान लो कि सुन्नी ही रहेंगे आपके, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो शासक बना मुबारक शाह बना। इसने बहलोल लोदी को
अपना वजीर बनाया और उसको खान ए खाना की उपाधि दी, ठीक है। और इसके बाद मोहम्मद शाह शासक बना, इसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा था, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह शासक बने। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था और बहलोल लोदी ने, ठीक है, इसके शासनकाल में विद्रोह किया 1451 ईस्वी में, और विद्रोह करने के बाद एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद लोदी वंश की स्थापना हुई। लोदी वंश आपका 1551 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। ये प्रथम अफगान वंश था, ठीक है। जबकि दूसरा अफगान वंश हम कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा अफगान वंश जो होगा आपका वो होगा सूरवंश, ठीक है, जो शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं संस्थापक की। बहलोल लोदी इस वंश के संस्थापक थे, ठीक है, और इसी ने लोदी वंश की स्थापना की। इसके बाद इसी ने अपने नाम से सिक्के चलाए, जो चांदी के सिक्के थे जिन्हें बहलोल सिक्के कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद इसने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया, और जौनपुर का उस वक्त अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम शाह था। इब्राहिम शाह की हत्या करके इसने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया, लेकिन 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी इस वंश का सबसे महान शासक था, जो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासक रहा, और इसी के समय 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने की, और 1506 ईस्वी में आगरा को भारत की राजधानी बनाया। तो पहली बार आगरा भारत की राजधानी बनी किसके समय? सिकंदर लोदी के समय, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। इसके बाद एक इसी ने औषधि शास्त्र यानी कि दवाइयों का एक पुस्तक, एक संग्रह लिखा जिसका नाम था फरहंग ए सिकंदरी, और इसी ने भूमि की पैमाइश करवाने के लिए, भूमि को नापने के लिए गज ए सिकंदरी का निर्माण करवाया, जो एक तरीके से जरीब कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी एक कड़ी की लंबाई 30 इंच हुआ करती थी। और इसी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। मैंने बताया आपको कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। उसको पूरा करवाया था उन्हीं के दामाद इल्तुतमिश ने, ठीक है। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। इसके बाद सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। तो कुतुब मीनार से कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके बाद एक हिमाचल प्रदेश में एक शहर है, एक क्षेत्र था जिसका नाम था नागरकोट। नागरकोट में एक मंदिर हुआ करता था, ज्वालामुखी का मंदिर। इस मंदिर को तोड़कर, इसकी मूर्तियों को तोड़कर, उसके टुकड़े करके इसने कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर लोदी को गले की एक बीमारी हुई। बीमारी तो होनी थी जब इसने, ठीक है, मंदिर की मूर्ति को तोड़ा और उस मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया, ठीक है, जिस कारण इसको जो है 1517 ईस्वी में गले की एक बीमारी हुई और ये मर गया। इसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बना 1517 ईस्वी में, जो 1526 ईस्वी तक शासक रहा। और 1517 ईस्वी में ही इसके यानी कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसे खातौली का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया। इसके बाद क्या हुआ कि पंजाब के गवर्नर थे दौलत खां लोदी, और उसके सेनापति हुआ करते थे आलम खां। इन दोनों ने बाबर को, जो फरगना का शासक था, फरगना अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, इन दोनों ने उसको भारत पर आक्रमण करने या दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, ठीक है। बाबर ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और भारत के मैदान में आ गया, यानी कि पानीपत के मैदान में आ गया। और उसके बाद इधर से दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी की भी सेना गई। दोनों की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को बुरी तरह से पराजित किया, और इब्राहिम लोदी को रणभूमि में ही मार दिया गया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, और इस युद्ध में जो ना, इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति को अपनाया था, यानी कि तोप लगा दी जाती थी एक साइड में, इस साइड में तोप, और तोप के बीच में सैनिकों को खड़ा किया जाता था। इसको बोलते थे तुगलमा पद्धति। या बाबर के बारे में आगे पढ़ाऊंगा मैं मुगल वंश में, ठीक है, बाबर, और वहाँ पे हम जो है ना पानीपत के युद्ध को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि मुगल वंश की स्थापना हुई, और मुगल वंश आपका, इसके बाद हमें जो पढ़ना है मुगल वंश पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत। तो आज आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपकी ये मान के चलो कि 8 वीडियोस आपकी आई हैं, और 8 क्लासों में आपका मैंने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हमें मुगल वंश पढ़ना है। मुगल वंश के संबंध में भी हमारी ये मान के चलो कि आपकी 8 से 9 क्लासें होंगी, और आपका मुगल वंश भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका मध्यकालीन भारत पूरा हो जाएगा। ये मान लो कि आज आपका मध्यकालीन भारत हाफ यानी कि आधा पूरा हो चुका है।
ठीक है, हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद मुगल वंश पढ़ेंगे। मुगल वंश में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद आपके आएंगे कौन, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद उनके पुत्र औरंगजेब। इन सबको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसी बीच हमें, ठीक है, इसी बीच हमें एक और वंश पढ़ना है जो है सूरी वंश, ठीक है, यानी कि शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ना है और उसके जो कुछ उत्तराधिकारी रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। लेकिन शेर शाह सूरी को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि वहाँ के प्रशासन से, उसके प्रशासन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है ना, अगर कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, ठीक है, या कोई लिखा हुआ टॉपिक आपके समझ में नहीं आया, या किसी भी टॉपिक के संबंध में आपको कोई जो है मालूम करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है आपका व्हाट्सअप नंबर, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है 7669034302। तो इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अपनी समस्या को लिख सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने देखिए आपके ये इससे पिछली वीडियो नहीं देखी, ठीक है, तो वे इससे पिछली वीडियो को देख लें, ठीक है। और यहाँ तक का आपका ये मान के चलो कि आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया है आज, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की जितनी भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वे सभी मैंने पूरे करा दिए हैं। इसके बाद हमें अगला जो वीडियो आएगा आपका कल से, ठीक है, वो आएगा आपका मुगल वंश में, और मुगल वंश में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बाबर को पढ़ना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।